नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी से मिथिला पेंटिंग को लेकर के बात करने वाली हूं। मिथिला पेंटिंग, मिथिला यानी कि हर घर, आंगन और दनाल में जो चित्रकारी बनी रहती थी, या मिथिला में जो विवाह संस्कार है उस संस्कार में कोहबर और कोहबर में जो चित्रकारी कोरी जाती थी उसे कहें मिथिला पेंटिंग। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे और मिट्टी के घर में जब कोई भी पर्व त्योहार होता था तो घर की महिलाएं, घर की बेटियां, बहुएं मिलकर घर आंगन को लीप कर, दीवारों को लीप कर उस पर चित्रकारी कोरती थी, जिसे बाद में मिथिला पेंटिंग का नाम दे दिया गया। समय बदला है और लोग मिट्टी के घर नहीं रहे तो लोगों ने मिट्टी नहीं, पेपर पर स्केच की हुई चित्रकारी अपने अपने घरों में शौकिया तौर पर लगाते हैं या रखते हैं। पहले क्या होता था कि विवाह में लोग कोबर घर में ही बनाते थे, दीवारों को लीप कर ही बनाते थे। अब समय के साथ साथ उसमें बदलाव आ गया है। पहले घर की महिलाएं जो हैं वो अपने घर को सुंदर बनाने के लिए बाहर हो या घर के भीतर भी चित्रकारी बनाया करती थी। तब उसे चित्रकला मात्र कहा जाता था, उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन अब इसे मिथिला पेंटिंग या मिथिला चित्रकला के नाम से लोग जानते भी हैं और यह विश्वविख्यात भी हो रहा है। लेकिन एक बात थी कि यह काम महिलाएं ही ज़्यादा करती थीं, पुरुषों का इसमें कोई ज़्यादा दखल नहीं हुआ करता था। और जहाँ तक मिथिला पेंटिंग की बात करें, कब से इसकी शुरुआत हुई तो कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कहीं कहीं विद्वानों ने कहा है कि इसे रामायण काल से वो लोग जोड़ते हैं और कहते हैं कि रामायण काल से ही इसका प्रारंभ हुआ होगा, या उससे पहले की भी बातें रही होंगी, या उससे पहले भी इसकी शुरुआत हो चुकी होगी, ऐसा लोग मानते हैं। और मैं बात कर रही थी कि मिथिला पेंटिंग को लेकर के महिलाएं ज़्यादा इस पे काम करती थी, लेकिन समय बदला और समय के साथ साथ पुरुष भी इस क्षेत्र में आने लगे। मिथिला पेंटिंग आजकल पुरुष भी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसी सिलसिले में, मिथिला पेंटिंग के ही सिलसिले में मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले मिथिला पेंटिंग को विश्व स्तर पर ले जाने में नेपाल के ही बहुत से लोगों का हाथ रहा है, जिसमें से एक ऐसी सुमन जी हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है विश्व स्तर पर मिथिला पेंटिंग को पहुंचाने में। ऐसी सुमन जी का जन्म सिरहा के भवानीपुर में हुआ है। बातचीत के ही क्रम में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी दादी जब मिट्टी का घर हुआ करता था, आंगन हुआ करता था, उस वक्त वो मिथिला चित्रकला बनाती थी और उन्हें उस समय से ही मिथिला पेंटिंग से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और वो बताते हैं कि मिथिला चित्रकारी जब दादी उनकी करती थी तो वो अपनी दादी के साथ ही रहा करते थे और उनकी सहायता भी किया करते थे। और इसी लगाव को उन्होंने बाद में अपने पेशे में भी लाया और आज एक अच्छा सा खुद का मुकाम और मिथिला पेंटिंग का भी मुकाम दिया है। विश्व स्तर पर उन्होंने मिथिला पेंटिंग को पहुंचाया है। मिथिला पेंटिंग की जब भी बात होती है तो ऐसी सुमन सर का नाम आ ही जाता है। और एक तरह से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मिथिला पेंटिंग और ऐसी सुमन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आइए पेश है उनसे बातचीत का एक छोटा सा अंश। धन्यवाद। मेरा नाम ऐसी सुमन है, मैं मिथिला चित्रकार हूँ और मेरा जन्म सिरहा, नेपाल के सिरहा जिला में हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैंने वहीं से ग्रहण की और उसके बाद मैं दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी विज्ञान विषय में मैंने की डिग्री ली। और उसी समय में मुझे पेंटिंग से बचपन से ही एक लगाव था और मुझे पेंटिंग करते हुए बहुत सुकून मिलता था, पर कुछ माहौल नहीं होने के कारण मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पाता था। जब मैं दरभंगा में पढ़ने लगा तो मुझे मिथिला के क्षेत्र से बहुत सारी जानकारियाँ मिली और मैं बहुत सारे गाँवों में मैं अपनी इंटरेस्ट के कारण मैं घूमता रहा और मिथिला पेंटिंग को बहुत नज़दीक से देखा। और दादी, अगर बचपन की बात करें तो ये
सब पर्व त्योहारों में मेरी दादी जब आंगन निपती थी, उसमें अर्पण बनाती थी, चाहे भित्ति चित्र को लिखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उनका साथ हमेशा से साथ देता था और उनको हेल्प करना, उनको रंग ला के देना। चाहे कभी कभार मैं उनको कभी कभार मुझसे तंग भी हो जाती थी, क्योंकि मैं कहता था कि मुझे आकृति बना दो, मैं रंग भरूंगा, तो वो बोलती थी नहीं तुमसे नहीं होगा। फिर भी मेरे जिद के कारण उन्होंने दीवारों पे, मिट्टी के दीवारों पे आकृतियां बना देती थी और मैं रंग भर देता था। तो बहुत आश्चर्यचकित होने लगी। वो कहती थी कि ये मुझसे भी अच्छा और मुझसे भी जल्दी रंग भर देता है। तो वो बहुत देर अपना समय बिताने के लिए वो बड़ी बड़ी आकृतियां भी बना देती थी, इसको समय लगेगा। तो मैं दादी की आंचल पकड़ के ही इस पेंटिंग में मैं आगे आया और जब इसे स्कूली शिक्षा समाप्त करके दरभंगा की उच्च शिक्षा में मैं प्रवेश किया, तो इसको और मुझे नज़दीक से देखने का मौका मिला और मैं पेंटिंग के ओर मेरा झुकाव जो था सो होता। पहले अपने दरमियान मैं कुछ स्केच, कुछ मॉडर्न, कुछ कंटेम्प्रेरी, समकालीन आधुनिक कला भी शौकिया तौर पे मैं करता रहा हूँ। और फिर एक मिथिला पेंटिंग एक मुझे भीड़ से अलग होने का एक रास्ता लगा और मैंने कॉलेज कंपटीशन समय मिथिला पेंटिंग का टच करके मैंने अपनी कलाकृतियों को प्रस्तुत करता था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जब वो अच्छा लगता था तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं आगे बढ़ने पे मुझे अच्छा लगता था। मैं आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। जब कॉलेज की शिक्षा, उच्च शिक्षा समाप्त होने के बाद अब नौकरी की समस्या आई, नौकरी करना था, तो मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया। टेक्सटाइल डिजाइनिंग करने के पर मुझे मेरे अभिभावक मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मैं बन नहीं पाया, उनका सपना मैं पूरा नहीं कर पाया। और मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया, वहाँ से नौकरी की विराटनगर में। मैंने पहले अपनी जीवन का पहला नौकरी ज्वाइन किया, फिर उसी नौकरी ज्वाइन कर लेने के बाद मेरी शादी हुई। पर मुझे वो मिथिला पेंटिंग बहुत आकर्षित करता रहा। और विराटनगर के निवास के टाइम में, उस टाइम में पीस कोर नेपाल अमेरिकन संस्था वॉलंटियर लोग आते थे, तो पहला विमानस्थल विराटनगर का विमानस्थल उन्होंने पहाड़ियों बस्तियों में जाने के लिए, गाँव में जाने के लिए वो लोग विराटनगर का विमानस्थल प्रयोग करती थी। तो इसी के समय में, और मिथिला पेंटिंग का अगर देखा जाए तो 90 के दशक में पहला सोलो एग्जीबिशन, एकल प्रदर्शनी मिथिला पेंटिंग का मेरा है नेपाल में। अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला है कि ये कहीं और किसी का है। और तो मैं इसमें दावा कर सकता हूँ कि ये मेरी, जब मिथिला पेंटिंग जब शुरुआत हुई नेपाल में, तो वो पहला सोलो एग्जीबिशन के तहत मेरे एक पहचान बनाया और मैं उसमें आगे चल निकला। और आज तक मैंने 20-22 मेरी एक कल प्रदर्शनी विभिन्न विषय वस्तुओं को समावेश करते हुए मैं कर चुका और आगामी एग्जीबिशन का तैयारी चल रहा है। अब लगता है मुझे 25 तक या 24 के लास्ट तक मैं उसको बाहर ले आ पाऊँगा। और जीवन यात्रा यही है। और मैं आज एक 40 वर्ष मोटा मोटी मुझे पेंटिंग के इस क्षेत्र में हो गया। मैं 4 दशक से इसी में हूँ। अब तो देश विदेश की यात्रा, चाहे है देश विदेशों में मेरी पेंटिंग बड़े बड़े संग्रहालयों में, राष्ट्रीय संग्रहालय में, संकलन में है। और क्या कहूँ, एक कलाकार के लिए इससे बड़ी अनुभूति और ऊंचाई। अब मुझे लोगों का प्यार मिला। मेरा पेंटिंग में मैंने बहुत सारा प्रयोग किया, जो कि नव पुस्ता को आने के लिए बहुत सारी रास्ता को मैंने चल दिया कि तुम अब इस पे तुम दौड़ सकते हो। ये तुम ईमानदारी और तुम मेहनत कितना करोगे, इस तरह से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको कैरियर बना सकते हो, ये संदेश देना चाहता हूँ। और बेहिचक तुम इस पे आगे बढ़ सकते हो, तुम इसको कैरियर के रूप में ले सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अभिभावक को भी मैं, प्रत्येक अभिभावक को मैं, बच्चे अगर पेंटिंग और क्या अन्य में आकर्षित हैं तो उसे अब रोका ना जाए। और हमारी बचपन बहुत कुछ और था
और समय अभी बदल गया है, इसीलिए निर्भीक होकर कोई भी बच्चा कोई भी कैरियर को अपना सकता है, पर आवश्यकता है अपनी मेहनत, सूझबूझ, इमेजिनेशन मैंने तो ये आप करेंगे तो ज़रूर आप आगे आएंगे और आपको पसंद किया जाएगा। अब कैरियर के लिए तो मैं कहा कैरियर आप अपना सकते हैं, हो सकता है सवाल वहाँ है कि युवा पुस्ता का आकर्षण कितना रह गया है इस पेंटिंग के माध्यम में, पर वहाँ पे थोड़ा कम दिखता है उसमें भी। और हमारी नेपाली परिवेश में जब हम देखते हैं तो फाइन आर्ट की कॉलेज काठमांडू में सीमित है, अभी आके पोखरा और विराटनगर के साइड में 1-2 कॉलेज संचालन में है, तो इसमें कुछ शिक्षा का अभाव है। वैसा सेंटर होना चाहिए जो इसको सिलेबस में शामिल करे और इसके लिए एक सिलेबस बनाए, इसके तहत जो है इसको तो ये सरकार कर सकती है ना, और प्राइवेट निजी संस्था संघ संस्था इसको बहुत ज़्यादा अच्छी ढंग से प्रयास तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग करते हैं, उससे वो पर्याप्त नहीं है, इससे आकर्षण जो है उतना बढ़ नहीं पा रहा है। पर निश्चिंत आप वहाँ रहिए, हमें कौन सा रास्ता मिला, मैंने अपने बलबूते अपने मुकाम को प्राप्त किया। अगर देखा जाए तो जब मैं अपने कैरियर की शुरुआत में जब मैं मिथिला पेंटिंग करने लगा तो मैं 38 रुपया 35 रुपया में कार्ड बेचता था। आज आके मेरी पेंटिंग का कॉस्ट 7 लाख 6 लाख तक पहुंच गया है, जबकि मिथिला पेंटिंग अभी भी आप देखेंगे मधुबनी में देख ले, चाहे दिल्ली हाट को आप देख ले, फिर भी उतना जो है आपको नहीं दिखता है। पर मेरी पेंटिंग जो है जो आप गैलरी में अब 6 से 7 लाख तक में भी बिक रहा है, तो इसमें पैसा का तो कोई कमी नहीं है। पर पैसा वहाँ खर्च होगा, वो खर्च करेंगे लोग जब आप उनके आपका क्रिएशन, आपका जो क्रिएशन है वो आपके दूसरे को कितना प्रभावित करता है, वो कितना संग्रह के लायक है या नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है, वो बाजार पे डिपेंड करता है। जो आर्ट लवर है वो उसको तो किसी भी कीमत पे लोग उसको संकलन करना चाहेंगे, जब उनके थॉट से आपका थॉट मिलेगा। तो ये तो है, चुनौती तो बहुत बड़ी है, कलाकारिता करना छोटी बात नहीं है। इसीलिए जब हम कैरियर के लिए जब चुनाव करते हैं तो वहाँ पे 2 रास्ता होता है, एक आपको सुख का रास्ता और एक दुख का रास्ता होता है। जब उस मोड़ पे आप खड़ा होते हैं तो आपको सोचना है आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे। दुख का रास्ता आप यदि पान का दुकान कर लेते हैं या व्यापार कर लेते हैं छोटी सी, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख का रास्ता अपना लेते हैं। जब चित्रकारिता, साहित्य, कला, संगीत, नाट्य आप इस विधा को के ओर आप मुड़ते हैं तो आप दुख का रास्ता अपना लेते हैं। तो यात्रा बहुत लंबा है, संघर्ष बहुत चाहिए, पर निरंतर यात्रा करने से वो मुकाम आपको मिल जाता है। तो और इस बीच में अगर आप दुख का रास्ता अपना लिए हैं तो आपको किसी से कंप्लेन करने का भी मौका नहीं रह जाता है, क्योंकि आप खुद ने एक कैरियर चुना है। आपको आपके अभिभावक से पूछ लीजिए मैं चित्रकार बनूंगा, तो शायद वो कभी नहीं अपने दिल से कहेंगे कि आपको, क्योंकि अपने अभिभावक से ही आपको पहले लड़ना पड़ेगा। और लड़के आपने दुख, वो उन्हीं का कहना है कि दुख का रास्ता है। तो इसीलिए पर मैं कहूँगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सब क्षेत्र में आपको संघर्ष जरूरी है। जब आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप कोई मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद संघर्ष के साथ साथ आपकी जो पहले ही मैं बोल चुका कि आपकी कल्पनाशीलता, सृजन का क्षमता क्या है, आप कितना अनुसंधान कर सकते हैं, कितना दूसरे को पढ़ पाएंगे, कितना दूसरे के बारे में समझेंगे, तो ये आपकी कसौटी है। और जो आप खुद को उसको हीरा को चमका सकते हैं, मेहनत से ही होगा और इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा।